नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जेनेटिक्स की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आज एक संकर संकरण प्रयोग पर चर्चा करूंगा। इससे पहले हमने मेंडल का परिचय जाना था और कुछ आनुवंशिक शब्दावली को समझा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक संकर संकरण प्रयोग अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किसी एक लक्षण की वंशानुगति को ध्यान में रखकर प्रयोग किए जाते हैं तो वो एक संकर संकरण प्रयोग कहलाते हैं। मेंडल ने सबसे पहले अपने कार्य में अपने प्रयोगों के दौरान एक संकर संकरण प्रयोग किए थे। मेंडल के समय में आनुवंशिकी ने इतनी उन्नति नहीं की थी, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी के क्षेत्र में इतना प्रगति नहीं हुई थी, तो गुणसूत्रों का या जीन के बारे में ज्ञान नहीं था। लेकिन मेंडल ने अपना कार्य कैसे किया, उसको किस प्रकार से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मेंडल ने सबसे पहले, या हम उदाहरण लेके चलते हैं कि लंबाई के लक्षण को लेकर उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने कुछ लंबे पादपों का चयन किया। वो लंबे पादप शुद्ध प्रजननी थे। यहाँ पर शुद्ध प्रजननी से तात्पर्य है कि अगर उन लंबे पादपों में लगातार स्वपरागण कराया जाए तो उसके कई पीढ़ियों तक या लगातार सभी पीढ़ियों तक पादप लंबे ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के पादप शुद्ध प्रजननी कहलाते हैं। दूसरे पादप अगर उनसे लंबे या बोने दोनों प्रकार के पादप प्राप्त हों तब वो शुद्ध प्रजननी नहीं होते, अशुद्ध प्रजननी होते हैं। तो उन्होंने शुद्ध प्रजननी लंबे पादपों का चयन किया। उसी प्रकार से उसने कुछ बोने पादपों का चयन किया और लंबे पादप व बोने पादपों के मध्य संकरण प्रयोग करवाया, अर्थात उनमें से किसी एक पादप को नर पादप के रूप में लिया, उसके परागकणों को इकट्ठा करके किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर गिराया, उसको मादा पादप के रूप में लिया और उससे निषेचन के बाद बीज बने, उन बीजों को बोया और F1 पीढ़ी प्राप्त की। तो देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पादप थे वो लंबे थे। अब दूसरे बार उसने F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य स्वपरागण करवाया, अर्थात इस बार उसी पादप के पुष्प के परागकणों को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिराया और इस प्रकार निषेचन करवाकर बीज प्राप्त किए, उन बीजों को बोया और F2 पीढ़ी प्राप्त की। F2 पीढ़ी के पादपों के लक्षण को जब देखा गया तो मेंडल ने देखा कि प्रत्येक 100 में से 25 पादप बोने हैं और 75 पादप लंबे हैं। तो इन निष्कर्षों के आधार पे मेंडल ने यहाँ पर फिर अपनी सांख्यिकी का प्रयोग किया और सांख्यिकी के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले या कुछ नियम प्रतिपादित किए, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो सांख्यिकी के आधार पर मेंडल ने जो समझाया वो ये बताया कि प्रत्येक व्यष्टि में किसी एक लक्षण के लिए 2 एलील होते हैं। उन 2 एलील जो होते हैं युग्मक निर्माण के दौरान वो दोनों एलील पृथक पृथक हो जाते हैं और युग्मकों में कोई एक ही एलील प्रवेश करता है। निषेचन के बाद प्रत्येक युग्मक से एक एलील आता है, या एक, मेंडल ने उसको कारक कहा था, एक कारक आता है और इस प्रकार जो नई कोशिका बनती है उसमें वो दोनों कारक मौजूद होते हैं। वो दोनों कारक फिर आगे निषेचन के दौरान पृथक होते हैं। इसको मेंडल ने जो कारक कहा, उन्होंने कहा कि उनमें से एक समष्टि में कोई इस प्रकार से 2 कारक होंगे। एक कारक प्रभावी होता है, दूसरा कारक अप्रभावी होता है। प्रभावी कारक की उपस्थिति में अप्रभावी कारक अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता। प्रभावी कारक को समझाने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है और अप्रभावी कारक को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको अगर हम समझें तो यहाँ पे मैंने ये रेखाचित्र बनाया है। तो शुद्ध वंशक्रमी जो लंबा पादप है उसको हम कैपिटल टी, अर्थात इसमें दोनों प्रभावी कारक या एलील मौजूद हैं। जो बोना पादप है उसमें स्मॉल टी। युग्मक निर्माण के दौरान दोनों कारक अलग हो जाएंगे। तो लंबे पादप जिसमें दोनों कैपिटल टी मौजूद हैं, एक ही प्रकार के युग्मक या नर युग्मक यहाँ पर बनेंगे, इसमें केवल एक कारक या एलील होगा, कैपिटल टी। बोने पादप जब युग्मक बनाएगा तो उसमें भी एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे और उन सभी में स्मॉल टी होगा। निषेचन के उपरांत कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएंगे दोनों, और इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। लेकिन इस पादप का लक्षण प्ररूप में F1 पीढ़ी के सारे पादप लंबे ही दिखाई देते हैं। चूँकि यहाँ पर बोने लक्षण का एलील या कारक भी मौजूद है, परंतु जो लक्षण प्ररूप है वो लंबे पादप का ही दिखाई देता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्मॉल टी है या जो बोने पादप के लक्षण के लिए उत्तरदायी जो कारक है वो यहाँ पर
लंबे लक्षण के लिए या लंबे पादप के लक्षण के लिए उत्तरदायी कारक की उपस्थिति में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है, अर्थात कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर प्रभावी है। जब इन F1PD के पादपों के मध्य स्वपरागण करवाया गया तो उसी पादप के पुंकेसर को उसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिराया गया। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि जो नर जननांग की जो कोशिकाएं हैं जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसी प्रकार से जो मादा जननांग की कोशिकाएं हैं या जो जायांग की कोशिकाएं हैं उनका जीनोटाइप भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब इनसे युग्मक बनेंगे तो हम जानते हैं कि युग्मक निर्माण के दौरान ये कारक या एलील पृथक पृथक होंगे और एक युग्मक में कोई एक ही एलील प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर जब नर युग्मक बनेंगे तो दो प्रकार के नर युग्मक बनेंगे। उनमें 50% नर युग्मक ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल टी होगा और 50% युग्मक वो होंगे जिनमें स्मॉल टी होगा। उसी प्रकार से मादा युग्मक भी दो प्रकार के बनेंगे जिसमें 50% कैपिटल टी वाले और 50% स्मॉल टी वाले। इसको अपन एक चार्ट के रूप में जब हम इसको प्रदर्शित करते हैं तो ये चार्ट आपको दिख रहा है, आप इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर दो प्रकार के नर युग्मक हैं, दो प्रकार के मादा युग्मक। तो जितने भी संभावित जो जाइगोट बन सकते हैं वो यहाँ पर बनाए हैं। तो ये संभावित जाइगोट जब बनेंगे तो एक जाइगोट ऐसा होगा जिसमें दोनों कैपिटल टी होंगे, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। दो जाइगोट ऐसे बनेंगे जिनमें एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी होगा और एक जाइगोट ऐसा होगा जिसमें दो स्मॉल टी होंगे। अर्थात यहाँ पर तीन प्रकार के जाइगोट बनेंगे जिसमें से एक कैपिटल टी और दो जिनमें कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला। इन पादपों को इन बीजों को प्राप्त करके जब बोया गया तो मेंडल ने देखा कि तीन पौधे ऐसे हैं, चार में से तीन पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और एक पौधा बोना प्राप्त होता है। तो इसका फिनोटाइप हम कहें तो फिनोटाइपिक जो रेशियो है वो लंबे पादप अनुपात बोने पादप 3:1 प्राप्त होता है। लेकिन जब इसका जीनोटाइप हम देखें, उनका जीन या संगठन देखें तो तीन प्रकार का जीनोटाइप यहाँ पर प्रकट होता है। कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा स्मॉल टी। और उनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो 1:2:1 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लंबेपन का जो लक्षण प्ररूप है उसके दो प्रकार के जीन प्ररूप संभव हैं, जिसमें से एक जीन प्ररूप समयुग्मजी है और दूसरा जीन प्ररूप विषम युग्मजी है। तो यहाँ विषम युग्मजी जो पादप हैं वो दो प्राप्त होंगे और एक समयुग्मजी लंबा होगा और एक समयुग्मजी बोना होगा। तो ये एक संकर संकरण प्रयोग मेंडल ने किया और उसके आधार पर उन्होंने लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात निर्धारित किए। इसी प्रयोग के आधार पर मेंडल ने दो नियम प्रतिपादित किए, या इस प्रयोग के आधार पर दो नियम हैं वो स्थापित बाद में किए गए या वो कंक्लूजन निकाले गए। अब हम उन नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरा है जो आगे हम चलते हैं, एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल के नियम। उसमें दो नियम हैं, पहला है पृथक्करण का नियम जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, दूसरा प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो पहले हम चर्चा करते हैं पृथक्करण के नियम का। इस नियम के अनुसार किसी भी व्यष्टि में किसी एक लक्षण के लिए दो कारक मौजूद होते हैं जिसको हम आज एलील कह देते हैं या जीन कह देते हैं। लेकिन जब वह व्यष्टि जनन करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है, तो लैंगिक जनन के दौरान युग्मक निर्माण के समय वे कारक अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मक में कोई एक ही कारक प्रवेश करता है। तो इसी कारण से युग्मक होते हैं वो शुद्ध होते हैं, उनमें केवल एक कारक मौजूद होता है, अतः इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। अब हम जब ये युग्म कारक साथ साथ रहते हैं किसी एक व्यष्टि में, तो उनके मध्य ऐसा कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई संदूषण नहीं होता। युग्मक निर्माण के समय वो बिल्कुल पृथक पृथक हो जाते हैं, वो पृथक पृथक ही युग्मकों में गमन करते हैं। अगर उनके बीच में ऐसा कोई संदूषण होता या कोई जुड़ाव होता तो हो सकता है वो एक दूसरे को प्रभावित कर देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह नियम मेंडल का सार्वत्रिक है, सभी